डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे किरचॉफ का सेकंड रूल, जिसको हम बोलेंगे वोल्टता का नियम भी बोल सकते हैं या किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल किरचॉफ का प्रथम नियम बताया था। वह नियम क्या कहता था? किसी भी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। तो आज हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसमें हमने सभी की सभी धाराएं जोड़ी थी। इसमें आपको क्या करना है? सारा का सारा विभव जोड़ देना है और जोड़ के किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा, जिसे हम कहेंगे क्या? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो आप लिखेंगे किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी अर्थात सिग्मा ऑफ v इज इक्वल्स टू 0। यह आपका क्या कहता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जितने विभव में आप उनको जोड़ लोगे, योग कितना निकल कर आएगा? शून्य निकल कर आएगा। ठीक है, आप इस नियम को एक अन्य परिभाषा के रूप में भी बोल सकते हैं। आप इस नियम को इस प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इस नियम को दूसरी लैंग्वेज में भी लिख रहा हूँ और जो दूसरी लैंग्वेज है वह आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि दूसरी वाली लैंग्वेज से ही आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, एक और नियम लिख सकते हैं। मतलब इसी को ये लिखना है या पेपर में वो लिखना है, आपकी चॉइस है। तो मैं एक नियम और लिखा रहा हूँ अथवा के रूप में। ठीक है, तो आप लिखोगे किसी बंद परिपथ में धारा एवं प्रतिरोध के पदों का गुणनफल का योग उस परिपथ में स्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम आप इस प्रकार भी दे सकते हैं, इस प्रकार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है? नीचे वाला पॉइंट कह रहा है किसी बंद परिपथ में धारा एवं प्रतिरोध के पदों का गुणनफल, यानी धारा ले लो और प्रतिरोध लो, उनका गुणनफल है। बहुत सारे गुणनफल होंगे, यानी सम ऑफ आई इंटू आर। इनके पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा? परिपथ में विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ये नियम इस प्रकार कहता है। ठीक है, ऊपर वाला नियम पर नीचे वाला नियम सेम है। नीचे वाला कह रहा है प्रतिरोध एवं धारा एवं प्रतिरोध के पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा? शैल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों नियम को ताल लें। पेपर में आपसे पूछता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करें तब तक। अब हम देखेंगे किरचॉफ का नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो अब आप देखें, देखो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है आपका? W/Q होता है कि नहीं होता है? अगर मैं Q का मान 1 कूलाम रख लूं तो आपका विभव किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी आपका विभव कार्य के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के बराबर हो जाएगा। देखो विभव भी आपका क्या है? कार्य।
यानी जितना विभव है उतना ही आपका कार्य रहा होगा। मैंने हम दूसरे नियम विभव की तो बात कर रहे हैं, यानी विभव किसके बराबर हो रहा है, कार्य के बराबर हो रहा है। और कार्य किसका मात्रक है, जूल का मात्रक है। और कार्य एक प्रकार का है, आपकी ऊर्जा है। कार्य एक प्रकार का है, ऊर्जा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम लिख देंगे डायरेक्ट सिंपली, आप लिखेंगे यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। एक नंबर में आपसे पूछ लेगा यह नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, आप बताओगे ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। वो वाला आवेश पर था, ये ऊर्जा के ऊपर है। तो अब हम देखेंगे जो हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा था, तो उसमें हम देखेंगे चिन्ह पर पार्टी, ठीक है। तो पहले तो आपको एक बंद परिपथ दे दिया जाएगा, ठीक है। आपसे कहेगा पहले तो आपको बंद परिपथ दे दिया जाएगा, आप उसमें चलना पड़ेगा। अरे आपके ऊपर है, आप दाईं ओर चलें या बाईं ओर चलें। तो पहला नियम ये है, किसी बंद परिपथ में आपकी मर्जी हो, दाईं या बाईं ओर चला जा सकता है, दाईं या बाईं ओर चला जा सकता है। यानी आपको एक सर्किट दे दिया गया होगा, अब आप डिसाइड करोगे मैं इधर चलूं कि इधर चलूं, ये आपकी चॉइस है, आप किधर भी चलें, ठीक है। किसी बंद परिपथ में दाईं या बाईं ओर चला जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा, अब बात आई ई का मान। ई का मान कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। ई का मान कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। देखो मान लीजिए आपकी यह कोई सेल है, ये आपकी क्या है, क्या सेल है, ठीक है। यहाँ पर ई का विद्युत वाहक होगा, तो आपको यही तो डिसाइड करना है ई का मान कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखें अगर मान लीजिए आप किसी बंद परिपथ में चल रहे हैं, अब मान लीजिए आप चलते चलते इधर आ गए, चलते चलते आप माइनस से प्लस की ओर निकल गए, यानी किसी बंद परिपथ में आप चलोगे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब समझ जाओगे। तो मान लो आप चलते चलते माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल निकल कर आए, तब आप ई का मान क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। जब आप प्लस टर्मिनल से निकलोगे किसी सेल के, तब आप ई का मान क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। अभी मैं चल के दिखाऊंगा तब देखना, ठीक है। तो आप क्या लिखो, जब हम सेल के धन टर्मिनल से निकलेंगे तो ई का मान धनात्मक लेंगे, ठीक है। और जब आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आगमन करोगे तो आपको ई का मान धनात्मक लेना है। तो आप इसको अच्छे से नोट करें, हमारे यहाँ पर विद्युत का जागमन हो चुका है। तो आपका चिन्ह पर पाठ तीसरा है, देखो जब हम सेल के ऋण नहीं सही बात है ऋण, यानी जब हम सेल के ऋण टर्मिनल से निकलेंगे, यानी ऋणवाद टर्मिनल से निकलेंगे, तो आपको ई का मान कैसा लेना है, ऋणात्मक लेंगे। जब हम सेल के ऋण टर्मिनल से निकलेंगे तो ई का मान ऋणात्मक लेंगे। आप इस अच्छे से इसको अपनी पुस्तक पर नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर वातानुकूलक स्टार्ट हो चुका है। देखें, आप देखें, जब अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखो
ये बात तो तुम कैमरा पे मारते चले अब हम देखेंगे जो आई आर का गुणनफल है, कब हमको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, देखो देखो जब आपकी करंट चल रही है, आपके यहाँ प्रतिरोध है, जब आप धारा की दिशा में गति करेंगे, जब धारा आपकी किधर चली, इधर चल रही है, जब आप धारा की दिशा में गति करेंगे तो प्रतिरोध एवं धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा। धारा आपकी किधर चल रही, इधर चल रही है, आप भी इधर चलने लगे तो धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। तो आप लिखेंगे जब हम धारा की दिशा में गति करते हैं तो धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा। धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा आई आर का गुणनफल कब धनात्मक लिया जाएगा, जब हम धारा की दिशा में गति करेंगे। अगर आपसे पूछे आई आर का मल्टीप्लाई कब नेगेटिव लिया जाएगा, यदि आप धारा की विपरीत दिशा में गति करेंगे तो आई और इंटू आर का मल्टीप्लाई नेगेटिव लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर लिखा, समझाने के लिए नियम लिखा, क्या लिखा मैंने, जब हम धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी धारा चल रही है, मान लीजिए इधर, हम चल रहे हैं उधर, तो धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम समाप्त होता है। अब मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लूंगा, जिसकी सहायता से यह आप सारा का सारा नियम एक ही कंसेप्ट में समझ जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो यह मैंने आपके लिए एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया गया है, मानक उदाहरण। एक्चुअली ऐसा होता है, देखो यह मैंने लिया है मानक उदाहरण। इस उदाहरण की सहायता से हम किरचॉफ के दोनों नियमों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु डी पर कुल करंट बताओ आप, I1 प्लस के I2 बिंदु डी पर, तो आप लगाओ क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, समस्त धाराओं का बीजगणित जो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। यानी इस बिंदु पर कौन कौन सी करंट आई है, I1 आई है और I2 आई है, यानी I1 प्लस के I2 किसके बराबर होगी, या तो आप माइनस I3 कर लें। ठीक है, यही तो नियम कहता है आपका, बराबर 0। तो I3 उधर ले आए आप, तो I3 का मान क्या निकल कर आया आपका, I1 प्लस के I2, ये निकल के नहीं आया। ठीक है, ये बिंदु डी पर हमने करंट का मान निकाला। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बिंदु सी पर, बताइए आप, बिंदु सी पर क्या होगा, जो आपकी I3 है, जो इस बिंदु सी पर बात कर रहा हूं मैं, I3 आई और सी से कौन कौन सी करंट निकलेगी, I1 निकल गई और I2 निकल गई, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो I2 माइनस के I1 बराबर 0। तो I3 का मान यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, I1 प्लस के I2 जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, कौन सा नियम था आपका, किरचॉफ का प्रथम नियम था। अब मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पर प्रयुक्त करूंगा। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। हमने आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखाया था, मैंने आपको बताया था, देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था किरचॉफ का नियम कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, किसी जटिल परपथ में धारा एवं प्रतिरोध का मान निकालने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपको जटिल परपथ नहीं दिखाई दे रहा है, कठिन परपथ है कि नहीं है? तो इसमें आपको क्या करना है, धारा एवं प्रतिरोध का मान निकालने के लिए तुम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। देखो प्रथम या द्वितीय नियम लगाते हैं। देखो
तो मैंने आपको प्रथम पॉइंट लिखाया था, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा हम दाईं ओर चलेंगे बाईं ओर चलें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था आपकी चॉइस है, आप किसी बंद परत में दाईं या बाईं ओर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक चलोगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक चलूंगा। मैं चलूंगा ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया। आप तो हमने आपको बताया था, तो आप किसी भी बंद परिपथ में कहीं से भी कहीं से चल सकते हो। तो आपको लेकिन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं क्या चलूंगा। ठीक है, मैं इसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लूप। तो मैं चल रहा हूँ, मान लीजिए लूप ABCD कहाँ से कहाँ तक चल रहा हूँ, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ। ठीक है, मैं चलूंगा। अब मैं लगाऊंगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, आई आर के पदों का योग किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक वाले के पदों के बराबर होगा। ठीक है, आप देखो ये वाला नियम लगाना। अब ध्यानपूर्वक देखना, देखो मैं कहाँ से कहाँ चला, ए से बी की तरफ। इसमें कौन सी करंट आ रही है, I1 ही तो आ रही है, देखो। ठीक है, अब मैं कहाँ से कहाँ चला, ए से बी की तरफ। माइनस की हो गई जान। अब ध्यान पूर्वक देखना, ए से बी की तरफ चला हूँ, करंट किधर आ रही है, इधर आ रही कि नहीं आ रही। मैं कहाँ चल रहा हूँ, इधर इधर। तो ये रहा प्रतिरोध, इसमें कौन सी करंट आई है, I1 करंट आई है। ठीक है, करंट आ रही है इधर, मैं जा रहा हूँ इधर। तो गुणनफल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यों कि करंट चल रही है इधर, मैं चल रहा हूँ उधर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, माइनस का I1 इंटू R1। ये समझ में आया, क्यों इसी की तो बात करी। ये रहा प्रतिरोध R1 और करंट कौन सी है, I1 है। ठीक है, अब चलो आगे, मैं यूं चला यूं चला यूं चला। अब आप देखना, अब मैं देखो बी से सी की तरफ चला, ए से बी की तरफ चला, प्रतिरोध था करंट था, मैंने लिख दिया। बी से सी की तरफ चला, इसमें कुछ नहीं है, आई तो प्रतिरोध ही होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ गया हूँ सी से डी की तरफ, इसमें प्रतिरोध है करंट है, तो आ जाओ। जो करंट इधर चल रही है कि नहीं चल रही है, करंट इधर चल रही है, मैं भी इधर चल रहा हूँ। तो प्लस का लूंगा कि नहीं लूंगा, प्लस का I2 इंटू R2 लिखूंगा कि नहीं लूंगा, मैं आया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्लस का I2 इंटू R2। ठीक है, अब देखें आप, मैं चला फिर यूं चला, तो इधर भी प्रतिरोध नहीं है, करंट है, तो नहीं लूंगा। इधर आई है तो करंट नहीं है, वो धारा है, प्रतिरोध नहीं, तो इधर भी मैं नहीं लूंगा। तो इसका काम समाप्त हो गया। अब आप इधर देखें, ए का मान देगा। देखो मैं कहां से कहां तक चला था, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ चला, यानी कौन से टर्मिनल से निकला, नेगेटिव वाले से तो निकला। तो ई का मान कहाँ कैसा होगा, E1 का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस का E1। ठीक है, अब देखना कुछ नहीं, इधर देखो कौन से टर्मिनल से निकला, सी से डी की तरफ, पॉजिटिव वाले से निकला, तो प्लस का मान लूंगा कि माइनस का, प्लस का, तो प्लस का E2। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको किसी भी बंद परिपथ में आपको चलना है, पहले आपको डिसाइड करना है मैं किधर से किधर चलूं। जरूर नहीं आप यहाँ से भी चल सके हो, ए डी सी कैसे भी चल सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। इसी प्रकार आप समीकरण बना लोगे, और इसी प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर भी निकाल कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं मान लेगा, अब मैं चल रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, देखो आपकी चॉइस है, आप कहाँ से भी कहाँ तक चल सकते हो। मान लीजिए जो अब मैं चल रहा हूँ, जो कहाँ से कहाँ तक, डी ई एफ सी डी में। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो मैं चला मान लीजिए लूप डी ई एफ सी डी में। ठीक है, डी ई एफ एफ सी डी। ठीक है, तो आप देखो यही नियम लगाओ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, आई आर का मल्टीप्लाई का योग बराबर ई के बराबर। ठीक है, अब आप देखें डी से ई की तरफ कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। ई से एफ की तरफ देखो, इसमें है करंट कौन सी है, I3 है, और प्रतिरोध कौन सा, I3 है। करंट इधर चल रही है, मैं भी इधर चल रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई प्लस का मैं क्या लिखूंगा, I3 इंटू I3। चलो R3, और इधर चला इधर चला, अब मैं इधर चल रहा हूँ, चल रहा हूँ करंट के सामने चल रहा हूँ। तो I2 इंटू R2 प्लस का I2 इंटू R2। अब कुछ तो है नहीं है, बराबर कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव वाले से ही तो निकला, माइनस से प्लस की प्लस क्यों निकला, तो इसका मान लूंगा प्लस का E2। सही है, तो इस समीकरण में आपका क्या होगा, 2 हो गया। तो इस प्रकार आप समीकरण को बना लोगे। ठीक है, अब मैं एक अंतिम लूप और ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार आशा है आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए मैं बड़ा लूप ले रहा हूँ, कौन सा वाला, देखो मान लीजिए मैंने ले लिया A B C F E
डी ए, ठीक है, इतना बड़ा ले ले रहा हूँ। तो ये भीतर वाला लेंगे, आपकी मर्जी है, भीतर वाला ले लें बाहर वाला ले लें, भीतर वाला जो है दूसरे डाल बीसी नहीं, यहाँ पे दो ही बनेंगे फिर जाओ। बीच के दे जाएगी। ठीक है। तो आप इतने समझ गए तो आप इतना भी उतार सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस, आप कौन सा भी उठा के देख सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है चित्र में प्रदर्शित परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपके यहाँ पर 3 शाखा बनाई गई हैं, इसमें आपको प्रत्येक शाखा में धारा का मान निकालना है। आपके लिए डायग्राम दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, आपको दिया गया है। आपकी यहाँ पर 2 बैटरी लगाई गई हैं, एक ये 2 वोल्ट की, एक 1 वोल्ट की, ठीक है। तो आपकी करंट I1 यहाँ से चली, I1 इसमें गई है, इसमें वाले में I2 गई है, और इन दोनों को I1 यहाँ से निकली, I2 यहाँ से निकली, दोनों को जोड़ के I1 प्लस के I2 करंट इसमें गई है। तो आपको I1 I2 का मान निकालना है, I1 प्लस I2 का मान निकालना है किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से। आप इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने की कोशिश करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ, देखो। तो सर्वप्रथम किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है, सर्वप्रथम आपको किसी बंद पथ में दाहिया बाईं ओर चलना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस लूप में चलना है। तो मैंने डिसाइड किया मैं किस लूप में चल रहा हूँ, ए डी सी ए में चल रहा हूँ, ठीक है। किसी को परेशानी, मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, ए डी सी ए में चल रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, लूप ए डी सी ए में, ठीक है। और यह आपका सन 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो मैं चला ए डी सी ए में। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, आई एवं आर के पदों का योग किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है। अब आप देखें, देखो मैं कहाँ से कहा, ए से डी की तरफ चला, कोई प्रतिरोध नहीं है, धारा है, कोई दिक्कत नहीं। अब डी से सी की तरफ प्रतिरोध धारा है, ठीक है। तो I1 का मान नहीं दिया गया, तो मैं लगा दिया ऐसा तैसा, और R का मान कितना दिया गया, 2 यहाँ पर लगा दी, ठीक है, 2I1। और चला मैं C से A की तरफ, धारा की दिशा में गति हुई तो प्लस का साइन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस का साइन लगाएंगे, इधर वाली साइड लगाएंगे, पहले इसको तो सॉल्व करें। देखो अब मैं कहाँ चला हूँ, सी से ए की तरफ, करंट कौन सी है, ये वाली, प्रतिरोध कौन सा, ये वाला। तो क्या हो गया आपका, इसमें हो गया 4 मल्टीप्लाई I1 प्लस के I2। समझ में नहीं आया, आर का मान हो, करंट का मान हो, इसका काम खत्म हो गया। अब उसका मान देखें, ई का मान, देखो ए से डी की तरफ, यानी ए से डी की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, ई का मान कितना, 1, तो यहाँ पे 1 लगा दी, सही है। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लें, 2I1 4 का मल्टीप्लाई 4I1 प्लस के 4I2 बराबर 1। देखो 4I1 2I1 कितना हो गया, 6I1 प्लस के 4I2 बराबर 1। आप इसको माने समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप एक समीकरण और बना लें, आपका मान हो जाएगा। आप इसको अच्छे से तब तक नोट करें। अब मैं समीकरण नंबर 2 चुन रहा हूँ। देखो अब मैं लूप ले रहा हूँ, कौन सा वाला, अब ले रहा हूँ लूप ए बी सी ए में, ठीक है। अब मैं चलूंगा किसमें, लूप ए बी सी ए में, ठीक है। मैं लिख दिया, तब तक आप चले कर भी देखें। समीकरण नंबर आपका 1 बन चुका है, और दोनों समीकरणों को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपने 10th क्लास में विलोपन विधि को अच्छे से समझा होगा। तो हम लूप ए बी सी में चलें, देखें आप ए से बी की तरफ, यानी तो पहले तो आप नियम लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं आई आर के पदों का योग किसके बराबर होगा, ई के पदों के योग के, ठीक है। अब आप देखें ए से बी की तरफ कोई प्रतिरोध है नहीं है, बी से सी की तरफ है, देखो 3 प्रतिरोध है, और करंट कौन चल रही है, I2, यानी इधर क्या हो गया आपका 3I2 प्लस। अब देखो सी से ए की तरफ करंट है, प्रतिरोध भी है, यानी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई I1 प्लस के I2। माइनस के क्यों होगी, ध्यान पूर्वक देखें, करंट इधर चल रही है, मैं भी इधर चल रहा हूँ। अरे क्यों, करंट भी इधर ही है और मैं भी इधर हूँ, धारा की दिशा में नहीं हूँ, ध्यान पूर्वक देखें, ठीक है। अब देखो
कौन से टर्मिनल से निकला मैं, ए से बी है, निगेटिव टर्मिनल से निकला कि नहीं निकला, तो 2 का मान निगेटिव 2 माइनस का 2 नहीं लूंगा मैं, लूंगा तो माइनस का बराबर में 2 कहाँ से आया, देखो निगेटिव वाले टर्मिनल से निकला मैं, सही है। अब आप देखें 4 कैसे मल्टीप्लाई कराएं, 3i2 प्लस के 4i1 प्लस के 4i2 बराबर माइनस के 2। देखो अब 4i1 ऐसा तैसा, 3i2 4i2 कितना हो गया 7i2, ठीक है, बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप समीकरण 1 या 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इन दोनों समीकरण नोट करें। अब मैं समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करूंगा और i1 और i2 का मान प्राप्त करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैंने समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपने विलोपन विधि तो सीखी ही होगी, ठीक है। देखो विलोपन विधि से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करते थे, इन किसी एक वाले को सेम बना लेते और उसमें से घटा देते। अब आप देखें ये 6i लिखा है और ये 4i लिखा है, इसको मुझे सेम बनाना है। देखो एक अच्छा तरीका एक तो ये है, इधर से कितने 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितने 6 तो इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में। ये तरीका बढ़िया है। या तो एक तरीका और भी अच्छा, जिसको समझ में ना आया हो, आप इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर 4 देख ले, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दो आंख मीच के, इधर 6 तो आंख मीच के तो 6 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। वो तरीका मैंने बताया जिसको पता ना चले। और दूसरा तरीका कैसे है, आपको 6 और 4 का एलसीएम ले लो। 6 और 4 में जब आप एलसीएम लोगे तो आप एचसीएफ लेना, कुछ भी लेना, तो इन दोनों में सेम हो फैक्टर, उसी का से मल्टीप्लाई करा दो। पहले 6 का फैक्टर करो, 2 × 3, सीधा मतलब ये है आप इधर 3 का मल्टीप्लाई करा दें। क्यों नहीं, कितने का मल्टीप्लाई करा, 2 का कराऊंगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं इधर कितना कराऊँ, 4 का कराऊँ तो 3 का कराऊँ तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 हो गया, समझ में आया, 12 देखो मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो अब मैं क्या कर दूँ, घटाने पर तो देखो ये 12 हो चुका है, ये भी 12 हो चुका है, मैं घटा दूंगा, माइनस ये प्लस है तो प्लस, माइनस के 2 नहीं था समीकरण में, ठीक है। देखो प्लस का ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो ये कट गया। अब देखें 4 दूनी 8, 7 या 21 माइनस के i2 बराबर 2 1 2, 3 दूनी 6, ठीक है। अब आप देखें 21 में से 8 गए कितना बचा, 13 माइनस के 13 i2 बराबर 8, ठीक है। तो i2 बराबर निकल कर आया आपका 8/13 माइनस का, ठीक है। अब हम निकालें i1 का मान। अब आप क्या करेंगे, i2 का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 यही तो था आपका, लगा दें आप 6i1 प्लस i2 का मान कितना है, माइनस के 8/13 बराबर 1। देखो 8 चौके 32 माइनस के 32/13 बराबर 1, और उसको उधर ले जाओ तो 6i1 बराबर 1 प्लस के 32/13। अब आप क्या करेंगे, इतना तो गुणा भाग जानते ही आप, 13 का 1 मल्टीप्लाई, 13 का 13 और 13 और 32 कितना हो गया, 44 45/13, यही तो हो गया। अब आप देखो आमने सामने काट दें, 13 के 13 32 में 13 जोड़ेगा नहीं, जोड़ोगे आप। देखो आप क्या करें, 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6 और 3 1 3, 3 5 15 और 2 का ऐसा मल्टीप्लाई, तो आपका निकल कर आया i1 बराबर, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करें तब तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका यह आंसर निकल कर आया है, आशा है आपको यह समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।